कमर दर्द जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मुझे बैठने में या छोटा मोटा काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती, पर जब मैं चलता हूँ तो कुछ देर चलने के बाद में मुझे दर्द होने लग जाता है। जैसे एज बढ़ती है तो जो डिस्क होती है इसके अंदर 80% के लगभग पानी होता है और ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो इन चीज़ों को करके हम आराम से ना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शहर के जाने माने वी केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर अमित लांबा। हाँ, मैं डॉक्टर अमित लांबा न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट वी केयर हॉस्पिटल में डायरेक्टर पद पे नियुक्त हूँ। मैंने श्री चित्रा इंस्टीट्यूट जो कि साउथ इंडिया का जाना माना इंस्टीट्यूट है, वहाँ से MCH न्यूरो सर्जरी किया है। इसके अलावा मैंने एंडोस्कोपी में ब्रेन और स्पाइन सर्जरी के अंदर फेलोशिप की हुई। तो आज हम बात करेंगे बैक पेन यानी कमर दर्द के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमारी रीढ़ की हड्डी की संरचना के बारे में बताइए। जो रीढ़ की हड्डी होती है ये हमारे जो बैक जो होती है, जो कमर होती है, उसका एक इम्पोर्टेंट हड्डी होती है और ये हड्डी जो होती है ये हमारे सर को हमारे लोअर लिम्स के साथ में कनेक्ट करती है। ये हड्डी जो होती है ये एक हड्डी नहीं होती, ये 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 7 सर्वाइकल हड्डियाँ होती हैं, 12 डोर्सल मतलब जो कमर का ऊपर का पार्ट है उससे बनी होती हैं, 5 लंबार होती हैं, 5 पार्ट सैक्रम के होते हैं और नीचे कोकेक्स होता है। ये जो हड्डियाँ होती हैं ये एक तरह से जैसे अंगूठियाँ होती हैं, इस तरह की हड्डियाँ होती हैं। जैसे हमने अंगूठी को एक दूसरे के ऊपर पिरो दिया तो उस तरह से ये हड्डी एक दूसरे के ऊपर पिरोई हुई होती हैं और उन हड्डियों के बीच में डिस्क होती हैं। तो इस तरह से ये 33 हड्डियाँ और उनके बीच में डिस्क जो हैं वो मिलके रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एक छेद होता है और इस छेद के थ्रू एक नस दौड़ती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड का काम ये है कि दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन बनती है ये इन्फॉर्मेशन हमारे हाथों और पैरों तक पहुंचाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। जी, तो हम बात करते हैं कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द होता क्यों है? देखिए, आज हम केवल जो लंबार पार्ट है रीढ़ की हड्डी का, जो नीचे का भाग है, वहाँ पे होने वाली बीमारियों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। मेनली जो लंबार पार्ट या जो कमर का लोअर पार्ट है वो 5 हड्डियों से मिलकर बना होता है और उन 5 हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती हैं, तो वो जो बीमारी जो है वो क्या क्या हो सकती है इस पार्ट के अंदर। क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो डिस्क होती है इसके अंदर 80% के लगभग पानी होता है। धीरे धीरे जब एज प्रोग्रेस करती है तो ये जो पानी है ये कम होते चले जाता है और जैसे हमारे गांव में कांप की मिट्टी होती है और वो जब सूख जाती है तो उसमें दरार पड़ जाती है, ऐसे ही डिस्क के अंदर दरारें आने लग जाती हैं और डिस्क के अंदर का जो मटेरियल होता है वो निकल के नस को दबाने लग जाता है जी। एक कारण। दूसरा कारण क्या होता है, जो ये हड्डियाँ होती हैं इनके बीच में जॉइंट होते हैं, तो अगर जॉइंट में सूजन आ जाए तो दर्द होने लग जाता है। तीसरा कारण क्या होता है जी, जो छेद होता है उस छेद की जो साइज़ है वो 17 से 12 mm की होनी चाहिए, तभी वो नस उसके अंदर आराम से रह सकती है। अगर वो छेद की साइज़ कम हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम आम भाषा में लंबार कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। या फिर क्या है, जो नस है उस नस के ऊपर दबाव आ जाए, ये दबाव है ये डिस्क निकल के उसके नस के ऊपर दबाव डाल सकती है, या जॉइंट हैं उनकी साइज़ बढ़ सकती है। तो इसके कारण क्या होता है कि नसों के ऊपर दबाव आ जाता है, तो जिसके कारण पेशेंट के पैरों में दर्द आने लग जाता है जी। तो मैंने बताया कि मोटे तौर पे डिस्क अगर सूखने लग जाए जिसको हम डिजनरेटिव डिस्क डिसीज बोलते हैं, अगर डिस्क वहाँ से निकल जाए और वो नस के ऊपर प्रेशर डाल दे जिसको हम सियाटिका बोलते हैं, या वो जो छेद है जिसके थ्रू नस जा रही है वो छेद की साइज़ कम हो जाए जिसको हम लंबार कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, या फिर एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ने लग जाए, मतलब जो जॉइंट हैं दो हड्डियों के बीच में वो स्टेबल ना रहे जिसके कारण एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर आ गई जिसको हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। तो ये 4 मेन का कॉज हैं जिसके कारण लोगों को कमर में दर्द होता है। तो इसमें जो दर्द है वो हमें देखना चाहिए कि क्या दर्द जो है वो केवल कमर में ही केंद्रित है या जो दर्द है वो कमर से होते हुए पैरों में आ गया है जी। इसका क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर तो दर्द
कमर में ही केंद्रित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नस है उसके ऊपर अभी प्रेशर नहीं आया है जी। बट अगर जो दर्द है वो रेडिएट होने लगा, मतलब पैरों में भी आने लग गया, इसका मतलब है कि आपकी जो नस हैं उनके ऊपर प्रेशर आ गया है और वो कभी भी डैमेज हो सकती हैं। मतलब आपको कभी भी पैरों में सूनापन या कमजोरी आ सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, मतलब इसको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है कि आपके केवल कमर में दर्द है या फिर आप जो दर्द है वो आपके पैरों में आ गया है। जी, तो कमर के दर्द को कैसे डायग्नोज किया जाता है? देखिए, ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं, ये मैंने अभी बताया है कि 4 जो मोटी मोटी बीमारियां हैं, उन्हीं के साथ में पेशेंट हमारे पास में जो हमारी ओपीडी के अंदर आते हैं। तो हम क्लिनिकल बेस के ऊपर उनको एग्जामिन करके ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि पेशेंट को अगर केवल उसकी डिस्क जो है वो केवल सूखी हुई है तो पेशेंट को कमर में दर्द रहेगा जी। बट अगर वो डिस्क सूखने के बाद में वो डिस्क वहाँ से निकल के और नस के ऊपर प्रेशर डाल दिया है तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे पैरों में भी दर्द आने लग गया है। उसके बाद में हम एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं जिसमें पेशेंट को सुला के और उसके पैर को ऊपर उठा के देखते हैं, जिसको SLR टेस्ट बोलते हैं। तो जब हम पैर को उठा के देखते हैं तो पेशेंट कुछ मोमेंट के बाद में बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब मेरे पैर में खिंचाव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नस के ऊपर प्रेशर आ चुका है। ये सियाटिका में होता है जी। तीसरा मैंने बताया लंबार कैनाल स्टेनोसिस में, उसमें पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे बैठने में या छोटा मोटा काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती, पर जब मैं चलता हूँ तो कुछ देर चलने के बाद में मुझे दर्द होने लग जाता है पैरों में और मुझे रेस्ट लेना पड़ता है। मुझे 5-7 मिनट रेस्ट लेने के बाद में दोबारा आराम आ जाता है, मैं दोबारा चलने लग जाता हूँ। इस तरह के पेन को हम न्यूरोक्लोडिकेशन और क्लोडिकेशन पेन बोलते हैं। तो ये होता है जब जो छेद की साइज कम हो जाए, जिसको लंबार कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। एक चौथी बीमारी मैंने बताई थी स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल बोलती हैं जी मैं घर पे काम करती हूँ तो जब खड़ी रहती हूँ तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ देर बाद में खड़े रंग किचन का काम करने के बाद में दर्द होने लग जाता है। या फिर अगर उसके बाद में स्पोंडाइलोलिस्थेसिस के साथ साथ में अगर नस में प्रेशर आ जाए तो पेशेंट पहले ये हिस्ट्री देगा कि उसको खड़े होने में प्रॉब्लम होती है और बाद में जी अब मुझे जो पैरों में भी दर्द आने लग गया है। तो बेस्ड उसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके ऊपर हम डायग्नोस बनाते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे जो है ये हमें ये बताता है कि उनकी हड्डियों में या जॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसकी जो डिस्क और नसों में प्रॉब्लम को देखने के लिए हम MRI करवा के देखते हैं। तो ये जो डिस्क है ये और जो नस है ये केवल और केवल MRI में दिखाई देती हैं। इसलिए जो डॉक्टर है वो उस डिसीज़ को जो उसने क्लिनिकल जो डायग्नोज बनाया है उसको कंफर्म करने के लिए ही MRI करवाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ये चाहता है कि भैया हर पेशेंट को MRI करवानी चाहिए, नहीं। अगर उसको लगता है कि हाँ पेशेंट को नसों में प्रेशर आ चुका है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो MRI करवाए और देखे कि भाई कितना प्रेशर है उसकी नसों पे। जी। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो आज के टाइम में कमर दर्द के क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए जी, कमर दर्द जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज समाज में। हर घर में मैं तो बोलूँगा हर बंदे को, अगर 5 सदस्यों का एक परिवार है तो 2-3 बंदों को ज़रूर कमर दर्द मिलेगा आपको। तो ज़्यादातर जो कमर दर्द हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर कमर दर्द केंद्रित है केवल कमर में, मतलब वो रेडिएट नहीं कर रहा है, तो हम उसको दवाइयों और फिजियोथेरेपी के माध्यम से ज़्यादातर 80-90% पेशेंट को हम ठीक कर देते हैं। अगर पेशेंट को नसों में प्रेशर आ चुका है, इसका मतलब कि दर्द जो है वो पैरों में रेडिएट कर रहा है जी। और MRI पे उसको माइल्ड टू मॉडरेट प्रेशर है, तब भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयों और फिजियोथेरेपी के माध्यम से हो जाता है। वीकेयर हॉस्पिटल में इसके लिए न्यूरो की काफ़ी बड़ी टीम है, जिसमें मैं डॉक्टर अमित लामा न्यूरो सर्जन, मेरे सहयोगी हैं अमित और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनको पता है कि किस नस के लिए कौन सा फिजियोथेरेपी करना है जी। हमारे इलेक्ट्रीशियन आज के टाइम में जो गैजेट्स उस चीज़ के लिए चाहिए, वीकेयर हॉस्पिटल में आज
माइक्रोस्कोप है, आज न्यूरो मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़ हैं, आज जो नेविगेशन फैसिलिटीज़ है, क्यूसा फैसिलिटीज़ हैं, दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं जी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो वी केयर हॉस्पिटल में आज अवेलेबल हैं। और इन फैसिलिटीज़ के माध्यम से जो ज़्यादातर पेशेंट का हम विदाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं जी। बचा हुआ जो पेशेंट है 5 या 10% जो पेशेंट है जिसको हम सर्जरी के लिए सब्जेक्ट करते हैं या उनको एडवाइस करते हैं। तो मैं आज ये आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बोलना चाहता हूँ कि सर्जरी आजकल इतना बड़ा कुछ रह नहीं गया है जी। सर्जरी आजकल दूरबीन के माध्यम से की जाती है जी। जिसमें 1 या 2 सेंटीमीटर का छेद बनाया जाता है। इवन मैं जो बताते हुए काफ़ी हर्षित हो रहा हूँ मैं कि आजकल जो है बिना पेशेंट को सेडेट किए हुए लोकल एनेस्थीसिया में जी। पेशेंट हमें बात करता रहता है और हम दूरबीन के माध्यम से स्पाइन की सर्जरी करते हैं। तो आजकल सर्जरी क्योंकि न्यूरो मॉनिटरिंग अवेलेबल है, हमें नसों का पता चल जाता है कि कहाँ से करंट दौड़ रहा है, नस के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा है। तो ये हर चीज़ का जो ट्रीटमेंट है आजकल वो एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोप के माध्यम से किया जाता है और ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें पेशेंट को हम अगर हमने एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट किया है तो नेक्स्ट डे पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, ठीक है। तो ये फैसिलिटी क्योंकि मैंने फेलोशिप किया हुआ है एंडोस्कोपी के अंदर, तो हम हर महीने 20 या 25 एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और ये काफ़ी मतलब जो डाटा जो अभी अवेलेबल है हमारे पास में वो ये बताते हैं कि जो एंडोस्कोपी सर्जरी वाले पेशेंट बहुत ही खुशी अपने घर जाते हैं दूसरे या तीसरे दिन छुट्टी करवा के। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन है। सर्जरी तब करनी चाहिए जब पेशेंट को जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब जब दवाइयों और जो फिजियोथेरेपी से आराम ना आए तभी हम सर्जरी करते हैं। या पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है, उसको लगातार कमज़ोरी बढ़ती जा रही है और पेशेंट आपकी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है, तब पेशेंट को हम सब्जेक्ट करते हैं सर्जरी के लिए। तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, बट लास्ट ऑप्शन जो है वो भी बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आसान है, तो इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं जी। तो अंत में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शहरवासियों के लिए पूछना चाहूँगी, कमर दर्द से बचाव के उपाय बताइए। देखिए आजकल जो बिजी लाइफ हो गई ना उसके अंदर ना कमर दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है जी। उसका मेन प्रॉब्लम जो है ना कमर का वो ये है कि देखो कमर जो दर्द है क्यों होता है, क्योंकि कमर जो है ना मोबाइल है, जैसे हमारी गर्दन मोबाइल है। राइट। तो बीच का आपको स्ट्रक्चर देखोगे कि जो अपर पार्ट है बॉडी का उसमें दर्द नहीं होता जी। ठीक है। दर्द होता है केवल गर्दन वाले पार्ट में या लंबार पार्ट में। क्यों होता है? क्योंकि वो मोबाइल है, हिलता रहता है फुल डे। इसलिए एक तो आप सबसे मेन चीज़ है वो है अपना पोस्चर। आप बैठते हुए अपना पोस्चर मेंटेन रखो, ठीक है। पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनकी सीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे टीचर हैं या कॉल सेंटर में आप काम करने वाले हैं जो लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी है कि वो अपना पोस्चर मेंटेन रखें। दूसरा ये है कि कमर में झटका ना लगने दें। अगर आप कुछ हैवी चीज़ उठा भी रहे हैं तो जो उठाते वक्त अपना पोस्चर मेंटेन करके फिर उठाएं। तीसरा ये है कि स्मोकिंग उन लोगों में जिनमें स्मोकिंग की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी फैमिली में ये रन कर रहा है जी, क्योंकि ये जेनेटिक कोज भी होता है इसका, अगर आपके फादर को ये प्रॉब्लम थी तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो स्मोकिंग वाला जो पार्ट है वो कम से कम जो हमारे हाथ में उसको तो हम कम कर सकते हैं, तो उसको जो स्मोकिंग वाला पार्ट है उसको कम करें, ठीक है। तो इन चीज़ों को करके हम आराम से ना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने और आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।